तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज के सेशन को शुरू करने से पहले यानी जो देहरादून जिले का दूसरा भाग आएगा उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें मैंने आप लोगों से कहनी है। सभी लोग इस बात को सुनना क्योंकि ये करेक्शन वाला पॉइंट भी है और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैंने आपसे कहनी है, ठीक है। जो देहरादून का पहला पार्ट आया था उसमें आप लोगों को एक करेक्शन करना है। देखो मानवीय भूल मान लीजिए, क्योंकि मुझे फ्लो में कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, उसको मैं करेक्ट भी करवा देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जितनी भी मेरी वीडियो जाती है उसका पिन वाला जो कमेंट होगा वो आप लोग उस कमेंट को पक्का चेक करेंगे या डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा होगा, और उसके अगर कहीं मिस्टेक भी होती है तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों के जो शंकाएं हैं उसको सही किया गया होगा, ठीक है। देखिए हुआ कुछ भी नहीं था। जहां पे मैं आपको हिमालय वाला पढ़ा रहा था कल, दून घाटी कहां पे स्थित है, वो एक टर्मिनोलॉजी जहां पे मैंने बृहद बोलना चाहिए था वहां बाह्य बोल दिया है, ठीक है। उस शब्द से आप लोग थोड़ा सा सही कर देना। देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, अब जैसे नाम है कुछ डिफरेंट थोड़ा है, नेम ही तो है पर्वतों के, वो हिमालय को कैटेगराइज किया गया है कुछ उसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब से हाइट वाले इलाके होंगे, ये जो सबसे हाइट और जो सदाबहार बर्फ से घिरे रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे है, टेम्परेचर कम होगा तो बर्फबारी होगी होगी, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पे जो होगा इस भाग को क्या कहा जाएगा, जो हमेशा बर्फ से घिरा रहता है और सबसे ऊंचा भाग होता है, उसी को बोला जाता है महान या उससे पहले वृहत, ठीक है। इस वृहत शब्द को मैंने बाह्य लिखा दिया था, आप लोग कल वाली वीडियो में उसको सही करना है, ठीक है। वृहत, महान या इसी को क्या बोला जाता है, हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री मतलब हिम का घर, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या पड़ी रहती है, बर्फबारी रहती है, और सबसे नॉर्दर्न पोर्शन होगा, ये सबसे नॉर्थ की ओर होगा हिमालय की श्रेणी में, ठीक है। अब ये वृहत हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। इसके जो साउथ की ओर आएगा, यानी इससे कम हाइट वाले जो इलाके होंगे इस प्रकार से, इससे थोड़ा साउथ की ओर, और वहां कम बर्फबारी होगी। जैसे मैक्सिमम हमारे जो टाउन यहाँ पे हैं, हिल स्टेशन हैं, वो इसी रेंज में आते हैं। यानी इसके सेकेंड पोजिशन पे जो आएगा, यानी इससे नीचे जो आएगा वो कौन सा हिमालय होगा, लघु हिमालय, या उसी को क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, लघु, या इसी को क्या बोला जाएगा, मध्य हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय। और जो अंत में आएगा, यानी जो सबसे नीचे आएगा, जो तराई वाला इलाका है, जो ज्यादातर समतल वाला इलाका है, उसको बोला जाता है, जो कम हाइट का, सबसे कम हाइट का है, उसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। जो मैंने यहां आपको बाह्य लिखा था, आप वहां शिवालिक के साथ उसको कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। शिवालिक ऑब्लिक बाह्य हिमालय, ठीक है, ये कर देना आप, शिवालिक ऑब्लिक बाह्य हिमालय। देखो समय की कमी के कारण मुझे रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता वीडियो को, अपलोड कर देता हूं मैं सीधे बना के, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, मैं सुधार देता हूं उसको, ठीक है। बाह्य इसको कहते हैं। अब आता है दून घाटी। दून नॉर्मल सी किस्म होगा, इसमें होगा इनके बीच, ठीक है, जो लघु मध्य हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच जो दून घाटियां पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती है, बाकी सब सही है, ठीक। और एक जो लेंथ की बात है, हालांकि कभी पूछेगा नहीं क्वेश्चन, अब यमुना और टोंस नदी की लंबाई जो उत्तराखंड में है लगभग वो इक्वल है, ठीक है, 140 के समथिंग दोनों की है। तो जो यहाँ पे टोंस लिखा था, आप यमुना लिखा था, वहां पे आप टोंस कर देना 148, ठीक, और यमुना समथिंग 136 है, जो मैंने परीक्षा वाणी से कोट किया, ठीक है। यमुना 136 के आसपास है, ये कर देना आप लोग कल की वीडियो में, बाकी सब सही है, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों से मैं कहूंगा, आज के सेशन जो देहरादून जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगली बात सुनना, आप लोग चाहे जिससे भी पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान से अगर आप लोग पढ़ते हैं, जहां से आपको बेनिफिट होता है, जहां से आप लोगों को फायदा होता है, आप लोग उसी से पढ़िए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ें, आपको जहां से, क्योंकि ओवरऑल आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है। और दूसरी बात है, जितने लोग आपको पढ़ाते हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाएं या ऑफलाइन, कोई खराब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हर कोई मेहनत करता है, हर किसी के पास जो मतलब पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही, नॉलेज होगा ही। तो जहां से भी आप गेन कर सको, ओवरऑल आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, ठीक है। तो उन चीजों को फॉलो करना जो आपको फायदा पहुंचाए, और किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के चैनल के क्रिटिसिज्म नहीं करना, जहां से आपको बेनिफिट मिलता है वहां से आप लोग पढ़ना, ठीक है। अब हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट देखिए जो पढ़ रहे हैं, ये भले ही 3 या 4 पार्ट में आएगा आप लोगों का, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। तो आप लोग अगली हेडिंग आज के लिए डालेंगे, उसको डालेंगे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं ऑब्लिक बांध, ठीक है। क्या डालेंगे, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं ऑब्लिक बांध। ने डाल ली होगी हेडिंग परियोजना या डैम, ठीक है। परियोजना का मतलब जो यहाँ पे नदी का जो सिस्टम है, यानी यमुना और टोंस और आसन वगैरह जो नदियां हैं, उसमें कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, यानी आपका पावर सिस्टम चल रहा है या कोई डैम बना है, वो देखना है, ठीक है। भले ही आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको समझा दूंगा कहाँ पे क्या लिखा है। देखिए
आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यमुना नदी के लिखेंगे, ठीक है। परियोजना बाद में किसके लिखेंगे, सबसे पहले यमुना हेडिंग डालिए आप लोग, यमुना, ठीक है। यमुना के एक साथ लिख लेते हैं और उसकी लोकेशन को, अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं है मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि इतना अब हम लोग भी घूमे नहीं है, इतना मैप वगैरह का भी यहाँ पे उतना सोर्सेज नहीं है उत्तराखंड के मैप का, तो मैंने ये जो चीजें कोट की है जितना मैं समझ पाई गूगल मैप से ली गई है, ठीक है। गूगल मैप से एग्जैक्ट लोकेशन अब थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, हमें क्या करना है, एग्जाम निकालना है और समझना है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक तो आप लिख लीजिए व्यासी बांध परियोजना, व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है पूछता है, तो आपसे आप बताओ कि यमुना नदी पे, और किस जिले से संबंधित है, देहरादून जिले से, ठीक है। पहला क्या लिखा होगा आपने, व्यासी, ठीक है। कहीं यहां पे कहीं पे हो, ठीक है। जो डाक पत्थर है उससे जो पहले पहले का इलाका है, इस इलाके को जहां से यहां पे आती है आपका उत्तरकाशी से एंट्री करती है, यहां कहीं पे सीमा पे आपका व्यासी बांध परियोजना है, ठीक है। उसके नीचे दूसरा लिख लीजिए आप लखवाड़ बांध परियोजना, लखवाड़, ठीक है, लखवाड़। अब जो ये लखवाड़ है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये भी किस नदी पे है, यमुना नदी पे है। ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी रहा है, ये आपका लोहारी गांव में पड़ता है, लोहारी गांव कहीं यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब ये जो लोहारी गांव है वहां पे लखवाड़ बांध परियोजना है, वो किस नदी पे है अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे यमुना नदी पे। इसकी जो ऊंचाई है वो 204 मीटर है, कितना, 204 मीटर की इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है यानी जो ये परियोजना है, ये 6 राज्यों को इससे क्या होगा, फायदा होगा। कितने राज्यों को, 6 राज्यों को, ठीक है। 6 राज्यों को फायदा लिख लीजिए, 60। अब 6 राज्य कौन होंगे, स्वाभाविक सी बात है, एक तो उत्तराखंड हो गया और जहां जहां यमुना जाती है साथ ही एक राजस्थान, ठीक है। यानी 6 राज्य हैं आपका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, यूके, यूपी, एचपी, एचआर, डी दिल्ली, ठीक है, और आरजे राजस्थान। इन 6 राज्यों को इससे क्या होगा, इस परियोजना से फायदा होगा। और ये कोशिश की जा रही कि इसकी जो जल धारण क्षमता है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा इसका सबसे ज्यादा जो वाटर मिलेगा वो हरियाणा राज्य को मिलेगा, और हरियाणा को मिलेगा 47% के समथिंग, ठीक है। यानी टोटल प्रोजेक्ट का जो है 47% किसको मिलेगा, हरियाणा राज्य को इसका वाटर सप्लाई होगा, ठीक। अब देखिए इतनी जब सब चीजें होती हैं, अब नॉर्मल सी एक बात है, जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं ये मल्टीपर्पज के होते हैं, यानी मल्टीपर्पज का मतलब बहुउद्देशीय जिसको कहते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका सिंचाई से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित वाटर मिलेगा, इसके अलावा किससे मिलेगा, पेयजल यानी पीने योग्य पानी मिलेगा, साथ ही साथ इससे विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा, यानी मल्टीपल पर्पज है इसका, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है लखवाड़ बांध, ठीक। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है लखवाड़ बांध, इसको सबसे पहले जो है 1976 के समथिंग योजना आयोग द्वारा इसको क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी, कि योजना आयोग ने इसको परमिशन दे दी थी कि लखवाड़ बांध परियोजना बनाई जाए। तो 1976 में किसने इसको मंजूरी दी थी, योजना आयोग द्वारा, ठीक है। जब योजना आयोग द्वारा 76 में मंजूरी दी गई थी तो पर्यावरणीय मंजूरी लेनी भी जरूरी होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट को कहीं भी डैम वगैरह बनता है तो नुकसान होता है, तो पर्यावरण मंत्रालय उसके लिए मंजूरी देता है। और 1986 में इसको क्या मिली, पर्यावरणीय मंजूरी मिली, ठीक है। 1986 में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद इसका वर्क जो हुआ इस डैम को बनाने का 1987 से शुरू हुआ था, 1987 से इसका काम शुरू हुआ था, किसका, लखवाड़ बांध का, ठीक है। अब ये जो काम शुरू हुआ था तो इसमें जो कंपनी काम कर रही थी कुछ विवाद हो गया था उनके साथ, तो उसने छोड़ दिया था। बाद में क्या किया, जब जैसे तैसे बन गया, लेकिन 2008 में केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। केंद्र सरकार द्वारा कब लखवाड़ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा कब ये लखवाड़ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, 2008 में किया गया। तब से 90% जो इसका खर्चा है वो कौन उठाती है, वहन करती है केंद्र सरकार, ठीक है। ये चीज आपका लखवाड़ बांध के बारे में हो गया, ठीक। जब आपने लखवाड़ पढ़ा, लखवाड़ देख लिया होगा अपने मैप में, ठीक है। सबसे पहले व्यासी, ठीक है, इधर लिख दो, उसके थोड़ा बगल में लखवाड़ लिख दो। नीचे जब आते हैं तो यमुना नदी से एक कैनाल टाइप के निकल के, उसका नाम शायद शक्ति कैनाल है, ठीक है। वहां से 2-3 उस पे क्या बना रखे, छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं बना रखी हैं। एक का नाम है ढकरानी, एक का है ढालीपुर, ठीक है। क्या क्या लिखोगे अगला, ढकरानी, ढकरानी, ठीक है। दूसरे का लिख लीजिए ढालीपुर, ढालीपुर, ठीक है। इसको ऐसे दिखाइए, ढकरानी इधर लिखिए,
इसके जस्ट थोड़ा सा इधर को क्या लिखेंगे आप, ढालीपुर लिखेंगे, ठीक है। ढकरानी ये हो गया और उसके बगल में आपके लोग क्या लिखेंगे, ढालीपुर। ये भी किस नदी से संबंधित है पूछता है तो यमुना नदी से संबंधित है, ठीक है। जब आप आगे की ओर आएंगे, यहां से इसके दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, परसों बताया था मैंने आपको, आसन नदी भी, मतलब इस साइड से इसको आसन नदी टच करती है। यहीं कहीं पे एक आसन बैराज बनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, ठीक है, उसी के पास पास। और जब इससे आगे जाएंगे, एक और यहाँ पे कुल्हाल नाम की क्या है, यहाँ पे परियोजना है, ये भी याद रखना, ठीक है। कौन सी, कुल्हाल। ये सब हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के आसपास है, ठीक है। कुल्हाल यानी यहां पे कुल्हाल है, तो व्यासी, लखवाड़, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल। अब आप कहोगे सर याद कैसे करें, अरे भाई याद नहीं करना है, उसको मैप में देखना है। मैप इसीलिए मैं मैपिंग से करवा रहा हूं कि आपको देखने से चीजें याद हो जाएंगी। देहरादून घूमो कहो, दिल्ली कहो, या कहीं नैनीताल कहो, या किसी अदर जगह कहो जो जहां पे घूमने का मन करता है, वो तो आप कभी याद नहीं करते हो कि मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे देखा। देख के चीजें इंसान को दिमाग में बैठ जाती हैं, वही मैं यहां पे करवा रहा हूं। व्यासी, लखवाड़, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल जो परियोजनाएं हैं वो यमुना नदी से संबंधित है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं, उसको आप यमुना की जगह टोंस लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। टोंस नदी क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोंस नदी लिखेंगे। अब टोंस नदी से संबंधित भी कोई ना कोई परियोजनाएं होंगी। अब देखना है यमुना पे कुछ एक दो प्रोजेक्ट और हैं, वो भले ही मुझे मैप में नहीं मिला, लेकिन आप नोट कर लीजिए उसको। एक खोदरी, एक हथियारी, ठीक है। यमुना नदी पे दो और लिख लेना, एक का खोदरी लिख लेना, खोदरी, और एक हथियानी या हथियारी, ठीक है। इसको हथियारी कर दो या हथियानी, जो भी लिखा होगा। इस टाइप के जो दो प्रोजेक्ट हैं, इसको भी यमुना नदी पे कर दो। ये मैप में नहीं दिखा, कहीं यही होगा मुझे लगता है, डाक पत्थर के आसपास इन इलाकों में ही वो कहीं बना होगा, ठीक है। खोदरी और हथियारी, ये भी किस पे, यमुना नदी पे, ठीक है। अगला आप लोग लिख लीजिए टोंस, ठीक है। अब टोंस नदी पे भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट है। आप एक लिख लीजिए छिबरो, वो कहीं हिमाचल, और क्योंकि ये दोनों जो नदी है, जो टोंस नदी है, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सीमा बना रही है, तो यहाँ कहीं पे आपका क्या है, छिबरो है, ठीक है। अब देखना ही नॉर्थ और वेस्ट की, मतलब नॉर्थ और साउथ हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मिल ही नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, आप लोग समझना इस चीज को, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो वहीं पे देख लेना एक बार। छिबरो के थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए कोठी बांध परियोजना, कहीं इस सीमा पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोठी, कोठी बांध परियोजना, यानी कोठी परियोजना भी किस पे है, अगर आपसे पूछता है आप बताओगे टोंस नदी पे, ठीक है। और अंतिम जो आती है वो आती है किसाऊ बांध परियोजना, किसो बांध है, किसाऊ, ठीक है। किसाऊ, किसाऊ पे भी, किसाऊ भी किसमें है आपका, ये टोंस नदी पे, यानी ये छिबरो, कोठी और किसाऊ भी किस नदी पे है, टोंस नदी पे। इतना आप लोगों को डैम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो ये आपका ये है किसाऊ बांध परियोजना, ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच विवादित भी रहता है, तो बहुत बार यहाँ पे आनाकानी होती है, तो ये वाला आप लोग ध्यान रखना, अपडेट रखना किस नदी पे, ठीक है। अगला आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे देहरादून में पाई जाने वाली खनिज संपदा, ठीक है। इससे पहले की हेडिंग डालें, एक और चीज छूट गई थी, वो लिख लीजिए। ये बहुत फेमस है, ठीक है, ग्लोगी, बहुत ज्यादा फेमस है, ग्लोगी जल विद्युत केंद्र, ठीक, जल विद्युत केंद्र। अब देखिए जो ग्लोगी जल विद्युत केंद्र है, ये उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र माना जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, उत्तर भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र लिख लीजिए इसमें, ठीक है। उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र माना जाता है, पहला जल विद्युत केंद्र। दूसरा ये नॉर्थ इंडिया का है, इसके साथ साथ इसमें क्या है, 1907 में ग्लोगी जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1907 में स्थापना। ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, ठीक है, स्थापना। और ये है कहाँ पे, मसूरी के पास, मसूरी यानी देहरादून में, ठीक है। मसूरी में 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका विचार एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसको आया था, लेकिन वो टिहरी रियासत के अंदर था, टिहरी महाराज ने मना कर दिया था इसको बनाने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने भट्टाफाल नामक जगह से इसको क्या दिया था, यानी भट्टाफाल से इसको क्या मिलता है, पानी प्राप्त होता है, ठीक है। यानी भट्टाफाल एक प्रकार का रिवर टाइप का है, या वहां पे जो मतलब आपका कहते हैं इससे इसको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो ग्लोगी जल विद्युत केंद्र किस पे है पूछता है, भट्टाफाल पे। कहाँ है पूछता है, मसूरी पे है। कब हुई थी स्थापना, 1907 में स्थापना। उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र पूछता है तो ग्लोगी जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। अब इस पे जो हुआ 1912 से लगभग किसका उत्पादन शुरू होना है, जल विद्युत का उत्पादन। इसमें लिख लीजिए लास्ट पॉइंट, 1912 से
इसमें जल विद्युत का उत्पादन हुआ। क्या लिखेंगे? 1912 से इसमें जल विद्युत का उत्पादन हुआ। ये आपका ग्लो के बारे में था। ठीक है, अब देखिए पूरे देहरादून में बहुत ज्यादा ताल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ताल वगैरह यहाँ पे उतनी ज्यादा है नहीं, तो दो यहाँ पे आपको नाम सुनने को मिलेंगे, उसका आप लोग नाम लिख लीजिए। इसका चंदबानी, दूसरा कासरो। ठीक है, अगर आपसे पूछता है चंदबानी ताल कहाँ है, चंदबानी, और दूसरा कासरो, ये मैच करने को आ सकते हैं। ठीक है, जिलों के हिसाब से, तो ये कहाँ है? अपने आप में देहरादून में है। ठीक है, ये तो आपका क्या था, यानी वाटर से संबंधित या इस डैम वगैरह परियोजनाएं। अब जब हेडिंग आप लोग डाल रहे हैं तो वो क्या है? जल विद्युत केंद्र है, सॉरी जो है, अब क्या आएगा आपका यहाँ पे जो खनिज संपदा है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, देहरादून में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज संपदा, यानी खनिज। ठीक है, खनिज संपदा, यानी कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं वो हम लोगों ने देखना है। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ में तो देहरादून अग्रणी है, यानी यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा मिलता है। उनमें से एक चूना पत्थर लिख लीजिए, एक आप संगमरमर लिख लीजिए, और एक रॉक फॉस्फेट लिख लीजिए। क्या क्या लिखेंगे? चूना पत्थर, दूसरा लिख लीजिए संगमरमर, तीसरा लिख लीजिए रॉक फॉस्फेट। ठीक है, एक लिख लीजिए जिप्सम, एक लिख लीजिए डोलामाइट। ठीक है, एक लिख लीजिए फास्फोराइट, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनमें लगभग देहरादून अग्रणी है। ये चीजें यहाँ पे बहुत ठीक ठाक मात्रा में मिलती है। अब जो संगमरमर है इसके साथ लिख लीजिए मसूरी में पर्याप्त भंडार। ठीक है, इस संगमरमर पे क्या लिखेंगे आप? मसूरी में पर्याप्त भंडार, यानी जो मसूरी का इलाका है वहां पे इसके क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं। ठीक है, मसूरी में इसके भंडार मिलते हैं। जो चूना पत्थर है ये 2-3 इलाकों में मिलता है, जैसे एक डोईवाला के आसपास आप लोग देखेंगे, वहां पे क्या है? इसकी खाने हैं। ठीक है, डोईवाला के पास 20-25 किलोमीटर इधर उधर उसके दाएं बाएं। इसके अलावा ऋषिकेश के कुछ इलाकों में भी कुछ गांव है, वहां पे भी पाया गया, और मसूरी जो जगह है वहां पे भी ये क्या मिलती है? चूना पत्थर यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसमें से एक खास टाइप का चूना पत्थर है जिसको बोलते हैं क्या? क्रीमी रंग का चूना पत्थर, यानी क्रीमी रंग का एक भारी चूना पत्थर है, वो कहाँ मिलता है? मसूरी में। ठीक है, क्रीमी रंग का भारी चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मसूरी में, संगमरमर देहरादून में। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, फास्फोराइट, जिप्सम, ये सब क्या है? देहरादून में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ अन्य चीजें भी है जो यहाँ पे मिलती हैं, जैसे एक आपका सैंड हो गया, जैसे इसके अलावा मतलब खड़िया जिसको आप कहते हैं, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, वो भी पाया जाता है देहरादून में। ठीक है, भले ही वो अग्रणी नहीं है उसमें, खड़िया लिख लीजिए जिसको खड़िया। ठीक है, चाक कहते हैं इसको, चाक, चौक जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, खड़िया भी यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे देहरादून में आपको खनन से संबंधित चीजें नहीं मिलेंगी। एक सेल खड़ी आप लोग लिख लीजिए, एक बैराइट से लिख लीजिए, और एक सिलिका सैंड लिख लीजिए। ठीक है, सेल खड़ी, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप लोग? एक सेल खड़ी, बेराइट्स, और एक सिलिका सैंड, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या मिलता है? थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो पहले बताए वो यहाँ के प्रमुख हैं। ठीक है, ये तो थे यहाँ पे खनिज संपदा के बारे में। और आज के दिन के अंतिम तथ्य आप लोग नोट कर लीजिए देहरादून जिले के बारे में। कुछ यहाँ पे प्रमुख स्थल वगैरह हैं। देखिए अभी तो और आने हैं इसके पार्ट, 2 पार्ट संभवतः इसके बाद, या एक पार्ट इसके बाद और आएगा, तो बाकी तो जो छूटा होगा वो तो मैं इंडिविजुअल टॉपिक पे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला आप लोग लिख लीजिए राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए ये जो है, ये जब मैं आपको नेशनल पार्क वगैरह पढ़ाऊंगा उस समय तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि देहरादून से इसका संबंध है तो हम लोगों ने ये, आप लोग क्या कीजिए अपने मैप में जो साउथ वाला इलाका दिखा रखा है आपने, ऐसे जड़ वाला, जहां से हल्का सा पौड़ी, हरिद्वार और इस वाले इलाके को राजाजी कर देना, ऐसे घेर के। ठीक है, हल्का सा ऐसे घेर देना। तो ये 3 जिलों में बेसिकली फैला है राजाजी नेशनल पार्क, उसमें से एक हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है राजाजी नेशनल पार्क कितने जिलों में विस्तृत है, आप बताओगे 3 जिलों में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। अगर आपसे ये पूछता है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इसकी पढ़ी होगी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। ठीक है, 1983 में। और ये जो फैला है वो फैला 820 किलोमीटर स्क्वायर में, 820
किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कितने में फैला है? 820 किलोमीटर स्क्वायर। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे देहरादून था तो पढ़ाना पड़ा। ठीक है, अब इसको क्या है, बेसिकली ये टाइगर रिजर्व भी है, हाथी वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क हाथियों के लिए भी जाना जाता है। तो जो इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो किया गया था 15 अप्रैल 2015 को। ठीक है, तो लिख लीजिए टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ठीक है, कब घोषित किया गया था पूछता है तो 15 अप्रैल 2015 में इसको क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और ये उत्तराखंड का सेकंड टाइगर रिजर्व था। कॉर्बेट पहला था, सेकंड राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये सेकंड उत्तराखंड का था और भारत का 48 था। भारत का कौन सा था? 48वां था। उत्तराखंड का सेकंड था। ठीक है, यूके का कौन सा था? सेकंड टाइगर रिजर्व। और यूके का पहला पूछता है आपसे तो आप क्या बताओगे? कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, ये किसके नाम पे पड़ा है? सब लोग जानते हैं, सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है और आप लोगों को सब पता है वो कौन थे, क्या थे। ठीक है, ये तो किसके बारे में था? आपका इसके बारे में, यानी राजा जी। अब देखिए करंट अफेयर का एक लिंक मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था, आनंद वन। आनंद वन भी कहाँ है? यानी देहरादून में। ठीक है, आनंद, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो में। और ये उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट है। ठीक, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कौन सा है? आनंद वन है, जो कि झाझरा वन रेंज में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? झाझरा, झाझरा वन रेंज में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तराखंड का पहला। और सूर्यधारा झील मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में। सूर्यधारा झील ये भी कहाँ है? देहरादून में है। और किसके नाम पे पड़ी है ये भी मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये भी देहरादून में आनंद वन पहला उत्तराखंड का सिटी फॉरेस्ट है। सूर्यधारा झील भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डियर पार्क है, उसका नाम है मालसी डियर पार्क। ये भी कहाँ पड़ता है? देहरादून में है, मालसी डियर पार्क। ठीक, मालसी डियर पार्क। अब ये मत सोचना कि अभी सर ने इतना ही पढ़ाया, अभी तो बहुत है देहरादून। वो उत्तराखंड की जीएस तैयार कर रहा है, सिर्फ देहरादून ही नहीं है। ठीक है, और दो प्रमुख यहाँ पे, एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है उसका नाम है कालसी। कालसी क्यों जाना जाता है? अशोक के शिलालेख की वजह से। ठीक है, अशोक शिलालेख है तो कालसी कहाँ पाया जाता है? आपका देहरादून में है। ठीक है, अशोक शिलालेख। अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड में किस स्थान से अशोक का शिलालेख पाया गया है, आप बताओगे कालसी से। और अगर आपसे ये पूछता है अशोक कालीन जो प्रमुख शिलालेख है वो कालसी में, वो किस जिले में संबंधित है? देहरादून बताओगे। और एक अंतिम चीज आज की जो है, खलंगा का स्मारक, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, याद होगा आपको जब मैं आपको गोरखा वगैरह पढ़ा था। कलंगा स्मारक या खलंगा स्मारक, जो भी आपकी कॉपी में या नोट किताब में लिखा होगा आप समझ जाना। तो कलंगा या खलंगा स्मारक भी कहाँ है? आपका देहरादून में। ठीक है, कलंगा या खलंगा जो भी कहते हैं स्मारक। ठीक, ये क्यों इसके पीछे क्या कहानी थी मैंने आपको पूरा समझाया था। गोरखा और ब्रिटिश के युद्ध से संबंधित था। कलंगा या खलंगा स्मारक भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, अब देखिए ये तो था आपका देहरादून के बारे में सेकंड पार्ट। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आने वाला है उसमें अभी बहुत चीजें आने वाली हैं, बहुत यूनिक चीजें आप लोगों को पता चलेगी। और याद रखना सिर्फ देहरादून ही नहीं है, आप लोगों से मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये जिला सीरीज सिर्फ जिले नहीं है, ये आपके एग्जाम के 50% क्वेश्चन कवर करेंगे। क्योंकि इसमें मेरा टारगेट क्या है? लिंक करना। ठीक है, हर जगह से मैं इन चीजों को लिंक कर दूंगा तो आपका जिला इतना प्रॉपर बन जाएगा, उसके साथ साथ अदर टॉपिक भी आपकी बहुत बेहतर तरीके से क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज को आप ऐसे ही कंटिन्यू करना, देखना, लाइक कमेंट और शेयर करना। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। थैंक यू।